चल है भाई आप सभी के। अरे हालचाल कैसे है आप सभी के? कैसे आलसी हो यार आप लोग? और क्या है? कहाँ ठंड है यार? मैं बाहर से आ रहा हूँ अभी यार। मैं इसको कोई सर्दी और ठंड कहते हैं क्या यार इसको? हाँ जी, पहले पड़ती थी। हाँ बिल्कुल, ये तो है खैर। तो अभी कार्यक्रम को स्टार्ट करते हैं। और अभी चले गए बाकी लोग या है यहीं पर? अभी चले गए? चलिए तो वापस आ जाइए। आप लोग प्रायोजना जो विधि है उसको लेकर अभी पढ़ाई कर रहे थे आप लोग। और प्रायोजना विधि का जो लास्ट वाला जो प्रकार था, शायद 2 लिख लिया था ना आप लोगों ने? एक ही लिखा था आपने। सीखने संबंधी वाला हेडिंग बनाया था केवल। तो आपने सेकंड जो प्रकार बनाया उसका नाम आपने रखा था सीखने संबंधी। तो जब आपसे कहोगे सर सीखने संबंधी जो प्रायोजना है वो कौन सी होती है, तो इसका बहुत छोटा जवाब आपने दिया था कि वो प्रायोजना जिसमें हम बच्चों को कोई भी काम याद करने को देते हैं, सीखने को देते हैं, उसे आप लोगों ने क्या नाम दे दिया है? सीखने संबंधी कहा है। तो इसमें डायरेक्टली आपको एक लाइन लिखनी है और वो रहेगा भाई आपका, यह है किलपैट्रिक के। ये आपको सभी को एक बार लिखना है कि भाई यह किलपैट्रिक के अभ्यासात्मक के समान है। यह किलपैट्रिक के अभ्यासात्मक प्रकार के समान है। यह आपने एक जवाब दे दिया, यह किलपैट्रिक के अभ्यासात्मक जो प्रकार है उसके समान माना जाता है। यह हमने जवाब दिया है। और लास्ट जो इसका प्रकार है, लास्ट जो वर्गीकरण है, उसको आप लोगों ने नाम दिया है समस्यात्मक प्रायोजना। और ये जो समस्यात्मक प्रायोजना है इसमें एक ही नाम आप लोगों ने दिया है, कोई चेंज नहीं किया है, एज इट इज इसको रख दिया है। तो हम यहां पर केवल इतना सा लिखेंगे या बताएंगे तो काम चल जाएगा। कौन से वाला? कि सब ये वो प्रायोजना होती है जिसमें हम बालकों को कोई चुनौतीपूर्ण कार्य दे देते हैं, कोई समस्या हम बच्चों को दे देते हैं, और जब हम बच्चों को चुनौती या समस्या प्रदान करते हैं उस प्रायोजना को हमने क्या नाम दिया है? तो आपका जवाब रहेगा समस्यात्मक प्रायोजना। तो वन लाइनर जवाब है, कोई नाम बदला नहीं है, एज इट इज लिख दिया है कि वो प्रायोजना जिनमें बच्चों को चुनौतीपूर्ण कार्य प्रदान करते हैं और बालक उनका समाधान करेगा, उस प्रायोजना को हमने नाम दे दिया है समस्यात्मक प्रायोजना। तो उसमें लास्ट में केवल एज इट इज लिख देना कि सब इसमें समस्या बालक को देते हैं, इसमें बालक को समस्या देते हैं, इसमें बालक को समस्या देते हैं जिसका समाधान बालक करता है, जिसका समाधान बालक करता है। ये आपका एक जवाब हुआ है कि साहब हम इसको या इसके अंतर्गत बच्चों को कोई ना कोई समस्या दे देते हैं और बच्चा क्या करता है भाई? उसका समाधान करता है। उस प्रायोजना को आपने क्या नाम दे दिया है? समस्यात्मक प्रायोजना। तो ये एक प्रकार है आपका। अब हमने क्या किया भाई? प्रकार पढ़े हैं। प्रकार में भी आप लोगों ने एक तरफ पढ़ लिया है किलपैट्रिक वाला और दूसरा आपने पढ़ लिया है थॉमस रिस्क के अनुसार। उससे पहले आपने पढ़ लिया है कि जो प्रायोजना है उस प्रायोजना के कितने सोपान होते हैं, एक वो वाला। और दूसरा जवाब रहेगा आपका कि जो प्रायोजनाएं होती है इन प्रायोजनाओं को आप कौन कौन से जो कथन है उनसे विद्वानों ने संबोधित किया है,
ये आपका बनता है प्रयोजना विधि के कथन, और उससे पहले परिचय। अब एक प्रश्न मैंने कहा भी था, दिखाया भी था आप लोगों को कि भाई इसमें सिद्धांत वाले जो प्रश्न हैं वो जरूर पूछे जाते हैं। तो अगला जो प्रकार, अगला जो जवाब, अगला जो आंसर आपको पढ़ना है, जानना है, वो रहेगा आपका प्रयोजना विधि का। और जो प्रयोजना विधि है, इस प्रयोजना विधि के सिद्धांत, ये आपको एक जवाब देना है। तो आप हेडिंग जो बनाएंगे कॉपी में, और क्या रहेगा, प्रयोजना विधि के सिद्धांत। आपको आपकी जो कॉपी है, आपकी जो डायरी है, उसमें मेंटेन करना है प्रयोजना विधि के सिद्धांत। अब इस विधि के जो सिद्धांत है वो कई माने जाते हैं। हमें क्या करना है कि भाई सारे जो सिद्धांत है एक एक करके उनको पढ़ना है, उनको समझना है। तो अब इसमें कई सिद्धांत बहुत छोटे छोटे हैं, कुछ नाम बड़े यूनिक भी है, खास भी है। तो हमने सबसे पहला जवाब दिया है, कुछ जवाब मैं आपसे भी लूंगा। तो आप मुझे एक बात बताइए, ये जो प्रयोजना विधि है, इसमें बालक सक्रिय रहता है या निष्क्रिय रहता है? सक्रिय रहता है। काम करता है या नहीं करता है? वेरी गुड। तो जिन विधियों में बच्चा काम करता है उनको क्या कहते हैं? वेरी गुड। और बालक केंद्रित भी कह देते हैं। मेरे दोस्त ने बिल्कुल ठीक कहा है। और देखो यही मजा आता है पढ़ाई करने का, है ना भाई? कॉन्सेप्ट समझते चलोगे तो मजा आ जाता है, दिल खुश हो जाता है, पूछते ही जवाब आ जाते हैं। जरूरी नहीं कि हम बातों को कॉपी में लिखे, बिना लिखे भी काम चल जाता है। तो विधि में बालक की भूमिका बड़ी अच्छी होती है। तो आपने इतना दे दिया, बाल केंद्रित लिख दिया है। आप चाहो तो पूरा लिख देना, बाल केंद्रितता का सिद्धांत। और नहीं कहना चाहो तो एक लाइन में लिख देना कि यह विधि निम्न सिद्धांतों पर आधारित है। और उसके बाद में पहला हो गया बालक केंद्रित, ये हो गया है पहला। दूसरा आपने कहा कि सर जो बालक केंद्रित होती है उसी को हमने क्या कहा है? मनोवैज्ञानिक कहा है। तो दूसरा हो गया ना फिर कौन सा? तो जवाब है आपका मनोवैज्ञानिक, आपने कहा है। तो पहला हो गया है आपका बालक केंद्रितता का सिद्धांत हो गया है। दूसरा जवाब जो है आपका वो आपने जवाब दिया है मनोवैज्ञानिकता का। देखो भाई एक छोटी सी बात कहूं मैं आप लोगों से, आप मेरी बात को समझो तो बोलूं एक बात को, एडवाइस है, बहुत पर्सनल है, बहुत ज़्यादा, हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मामला है, सभी के लिए। और वो ये है कि अभी जैसे मान लो, हो सकता है कुछ लोग ही आप में से ऐसे होंगे जो जयपुर के प्रॉपर रहने वाले होंगे, बाकी मैक्सिमम लोग मैं समझता हूँ कि बाहर से आए हैं अपने छोटे छोटे सपनों की पोटलियाँ लेकर, और जिनको पूरा करने के लिए आप पूरी शिद्दत के साथ यहाँ लगे हुए हो। तो अपने सपनों की तलाश करते समय कहते हैं ना कि अपनी ज़िंदगी को संवारने के साथ साथ कई बार ऐसा होता है जब आपके आपस में जान पहचान हो जाती है, आपकी आपस में बातचीत हो जाती है, चाहे वो लड़के लड़कियों की आपस में बात कर रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल फ्रेंकली और फ्रेंडली बात कर रहा हूँ इस बात को। तो जब आपकी आपस में बातचीत हो जाती है तो कई बार आप आपस में बात भी कर लेते हो भी, ठीक है, फ़ोन पे चैटिंग वेटिंग भी करते हो, फ़ोन पर कॉलिंग वगैरह भी कर लेते हो। कई बार क्या होता है कि आपके रिलेशन बहुत क्लोज हो जाते हैं, तो आप क्लोज बातें भी करते हो, प्यार भरी बातें करते हो, कोई बुराई नहीं है। आप समझ रहे हैं कि मेरा लेवल और मेरा सोच क्या रही होगी सब के पीछे, कोई बुराई नहीं है, ठीक है, आप कर रहे हो ठीक है। लेकिन इन सब के बीच में हो सकता है कई लोग ऐसे होंगे जो लड़के होंगे मैरिड हो सकते हैं, कई लड़कियां भी हो सकती है भाई मैरिड होती होंगी। अब चाहे हम मैरिड हो चाहे हम अनमैरिड हो, आज हमारी फैमिली कितनी भी एजुकेट क्यों ना रहे, एक लड़की और एक लड़के के रिश्ते को स्वीकार नहीं करते हैं, और उसको कभी भी वो समझ नहीं सकते। मैं लड़का हूं, मैं किसी भी लड़की के साथ बात कर सकता हूं, लेकिन मेरे परिवार की कोई लड़की बात करेगी तो मैं उसको कभी नहीं समझूंगा उसको। ये मेंटेलिटी है, ये पता नहीं कौन सी वाली मेंटेलिटी है, ये क्या बोलते हैं नहीं पता। तो इसकी वजह से बहुत सारे घर इन दिनों में उजड़ रहे हैं, और दुख की बात यह है कि हमारे पढ़ने वालों के भी जो घर है वो उजड़ रहे हैं। पढ़ने वालों का मतलब हो सकता है हमारे यहाँ पढ़ने वालों के, क्योंकि फ़ोन एक ऐसा होता है, आप इसको जितना ज़्यादा कंट्रोल में रखोगे सामने वाले का बहम उतना ही ज़्यादा बढ़ता है। आप घर में जा रहे हो, घर में जाने के बाद में आप अपने फ़ोन को जितना ज़्यादा सिक्योर रखोगे ना भाई, फैमिली मेम्बर्स को डाउट उतना ही बढ़ता है।
और उन केसेस में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब आप या तो लड़की हो या आप मैरिड लेडी हो या मैरिड जेंट्स हो। क्या ख्याल है आप लोगों का? तो अब इन सब से दो उपाय होते हैं। उपाय नंबर फर्स्ट, रिलेशंस में लॉयल बने रहिए। पहला जवाब तो ये है, जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल भी यही है। आपको लगता है सर बातचीत करने में कोई बुराई नहीं है, मैं भी मानता हूं कोई बुराई नहीं है। संसार है, कल नौकरी में जाओगे, साथ वालों से भी आप बात करोगे, आप लोग लिफ्ट शेयर करके जाओगे आप लोग, वो भी बिल्कुल सही बात है। तो एक प्रिकॉशन मुझे लगता है सबको लेना चाहिए। आप जिससे भी बातचीत करते हो उसकी कॉल डिटेल्स, रिकॉर्ड वगैरह प्लीज़ आप सभी सेम टाइम पर इरेज मारो, क्योंकि इससे एक साथ कई घर और परिवार बर्बाद होते हैं। आपका अपना होता है, जिसके साथ आप रह रहे हो उसका होता है, और जिससे बात कर रहे हो उसका होता है। तो एक बात तो यह कि या तो बिल्कुल आप किसी से बात नहीं करें, बात करते हो तो वर्बली बात करें, केवल फोन से यूज नहीं करें। आपको लगता है कि सर फोन कौन से यूज होते हैं, तो दोस्त विपत्ति कहकर नहीं आती है। क्या ख्याल है आप लोगों का? और आप पास्ट में कितने अवेयर रहे हो, पास्ट में कितनी गलतियां करके बच गए, ये गारंटी नहीं है भविष्य की कि भविष्य में हमारे साथ दुर्घटना नहीं होगी। तो मैं जो कह रहा हूं, मेरा भाव आप समझ गए होंगे कि मैं किस लेवल पर बात कर रहा हूं, क्योंकि हमारी छोटी सी नादानी हमारी पूरी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। और मैंने पिछले ऑलमोस्ट एक वीक में 4-5 केस देखे हैं, और वो ऐसे केस देखे हैं जो छोटी सी नादानी कह सकता हूं, छोटी सी हीरोपंती कह सकता हूं। और हीरोपंती कौन सी वाली? ये फोन वाली। लड़कों की पुरानी आदतें होती है, लड़कियों की पुरानी आदतें होती है, एक मैसेज को 6 बार पढ़ना, है ना। ये साइकोलॉजिकल बातें बोल रहा हूं, अब जो बोला है ये, एक मैसेज को 6 बार पढ़ना। अरे यार वो 6 बार पढ़ो, 8 बार पढ़ो, उसमें और कुछ बाहर तो निकल के नहीं आएगा भाई, जो है वही रहेगा ना भाई। तो मेरा ये मामला है कि इन चीज़ों को थोड़ा सा मेच्योरिटी के साथ हैंडल करिए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि जिस भविष्य और जिस सपनों को पूरा करने के लिए हम सब कुछ दांव पर लगा के आए हैं, कहीं वो छोटी गलतियां हमारे सब दांव पर लगी हुई चीज़ों को खराब नहीं कर दे। सूचना समाप्त हुई, धन्यवाद। गंभीर वाली थी, उम्मीद है इसका मर्म आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। जय हिंद। अब मुझे लग रहा था कि इस पर ताली बजाने की जरूरत नहीं थी, इस पे इसको केवल आप स्वीकार करते तो ठीक था। अब ताली बजाकर आपने सारे करे कराई पर पानी फेर दिया। आपने बोला, आपने ताली बजाकर बोल दिया, बोला धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। चलिए जी, तो पहला जवाब था आपका बालक केंद्रित, आपने कहा है। दूसरा जवाब आ गया है, तो दूसरा जवाब है वो आपने दे दिया है, मनोवैज्ञानिक दे दिया है। अब आप मुझे बताइए कि जो प्रायोजना है उसमें जो भी हम बच्चों को काम देते हैं वो काम उद्देश्यपूर्ण होते हैं या नहीं होते हैं? हो गया भाई सिद्धांत, कौन से वाला? निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत हो गया है भाई, ये आपका अगला सिद्धांत हो गया है। आपने कहा सर और भी कोई है क्या? बिल्कुल है भाई। आप मुझे बताइए, इसमें जो बच्चे को हम काम देते हैं करने के लिए, बच्चा उसको सामाजिक वातावरण में करता है या नहीं करता है? करता है ना। घर में कर रहा है, परिवार में कर रहा है, समाज में कर रहा है, विद्यालय में कर रहा है। उसी को हमने क्या नाम दिया है? तो हमने उसको नाम दिया है सामाजिकता का सिद्धांत। इसको हमने नाम दे दिया है। तो ये नाम कौन सा कहलाएगा? सामाजिकता का सिद्धांत, ये हमने नाम दे दिया है। अब आपने कहा सर ये तो समझ में आ जाएगा, और बताइए। तो भाई देखिएगा, इसके अलावा जब हम बात करें कि सर और कौन कौन से उद्देश्य होंगे, तो इसमें हम जो भी काम बच्चों को देते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा या बच्चे को वो जो काम हम दे रहे हैं वो सारे काम वो है जो बच्चे के जीवन से जुड़े होते हैं या बच्चों के जीवन से संबंध रखते हैं। बात तो सही है। जेली बनवा रहे हो, कुर्सी बनवा रहे हो, मॉडल बनवा रहे हो, साबुन बनवा रहे हो, मॉडल बनवा रहे हो, ये क्या है? ये बच्चे के जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं।
तो हमने क्या नाम दे दिया है? हमने नाम दिया है जीवन से संबद्धता का सिद्धांत। ये आपका जवाब है। तो हमने आंसर दिया है जीवन से संबद्धता का सिद्धांत, हमने नाम दिया है, जो यहां पर रहेगा। आपने आंसर दिया सर और क्या क्या जवाब रहेंगे, तो हमने अगला जवाब यहां पर आंसर में दिया है। और वो जो जीवन से संबद्धता वाला जवाब है, इसमें थोड़ा सा एक कदम हमने और आगे बढ़ाया। और जब आगे बढ़ाया कि सर और कौन कौन से हो सकते हैं, तो हमने इसमें एक और नाम यहां पर दिया है, और वो रहेगा समन्वय का सिद्धांत। अब ये जो समन्वय का सिद्धांत है भाई, इसके पीछे एक व्यक्ति का नाम है, और वो व्यक्ति रहेगा रायवर्न। क्या नाम रहेगा? रायवर्न ने इस सिद्धांत पर अधिक बल दिया है। ये भाई अपने को ध्यान रखना है, इस सिद्धांत पर अधिक बल दिया, ये आपका आंसर हो गया है। तो भाई देखिए, थोड़ा सा जवाब है, ध्यान रखना है हम लोगों को कि ये जो सिद्धांत है, इस पर किसने बल दिया है? रायवर्न ने दिया है। समन्वय का मतलब है व्यक्ति और व्यक्तियों के बीच में, व्यक्ति और परिस्थितियों के बीच में एक बच्चे को हम क्या सिखाते हैं? संतुलन बिठाना। ये हो गया है आपका समन्वय का सिद्धांत। अभी जो रीट का एग्जाम गई थी आपकी, उसमें जो सिद्धांत आया था वो था आपका सहज संबंध का सिद्धांत। इसमें हम बच्चों को जो भी काम देते हैं, वो सारे काम बच्चों के जीवन से जुड़े होते हैं, और जीवन से जुड़े होने के कारण उनको हमने क्या नाम दे दिया है? सहज संबंध का सिद्धांत। अब आपने कहा सर जीवन से जुड़े हुए, बिल्कुल जी। सहज संबंध आपने लिखा है कि साहब बच्चों को वो काम देते हैं जो बच्चों के डायरेक्टली इनडायरेक्टली जीवन से जुड़े हैं। मॉडल उसी चीज का दोगे जो बच्चों के जीवन से जुड़ा हुआ है। आप बच्चों को टेबल चेयर मेज बनवाने को दे रहे हो, साबुन बनवाने को दे रहे हो, ये कहाँ यूज होते हैं? बच्चों के जीवन में यूज होते हैं। तो अब आप चाहो तो आप सह संबंध कह दो, और क्या कह दो? जीवन से संबंध का। बात तो एक ही है। आपने कहा सर और कौन से रहेंगे, तो भाई देखिएगा, ये ऐसा आपकी विधि है जो बच्चों के सारे गुण हैं उनका विकास करती है। चाहे आप शारीरिक गुण की बात कर लीजिएगा, चाहे मानसिक गुण की बात कर लीजिएगा, चाहे आप सामाजिक गुणों की बात करिएगा, सांवेगिक गुणों की बात करिएगा, बच्चों के सभी जो गुण हैं उनका विकास ये विधि करती है। इसलिए नाम क्या आ गया है आपका? सर्वांगीण गुणों के विकास का सिद्धांत। अब साहब ये वो सिद्धांत है जिनका अनुकरण आपकी विधि करती है, और विधि का क्या नाम रहेगा? प्रायोजना विधि। तो प्रायोजना विधि के सिद्धांत है। अब आप इनको डायरेक्टली लिखोगे, एज इट इज लिखोगे, ऊपर लिखोगे प्रायोजना विधि के सिद्धांत, और उसमें नेक्स्ट लाइन में केवल एक वाक्य लिखेंगे कि भाई प्रायोजना निम्न सिद्धांतों पर आधारित है। प्रायोजना निम्न सिद्धांतों पर आधारित है। प्रायोजना निम्न सिद्धांतों पर आधारित है। प्रायोजना निम्न सिद्धांतों पर आधारित है, यह हमारा जवाब है। अब कौन कौन से है भाई, तो उनको एक एक करके हम लिख देंगे। पहला लिखो बाल केंद्रित। अब वो लिखने की जरूरत नहीं है बालक केंद्रितता का सिद्धांत, क्योंकि ऊपर लिख दिया ना आपने कि यह विधि निम्न सिद्धांतों पर आधारित है। उसमें पहला हो जाएगा बाल केंद्रित। पहला है बाल केंद्रित। दूसरा रहेगा मनोवैज्ञानिक। मैं साइड हूं, मुझे प्रॉब्लम आ रही तो मैं साइड रहता हूं एक बार।
सर रामकेश गुजर को रूम पे भेज दो, उसके घर वाले आए हैं, वो अपना फोन रूम पे ही भूल गया है बेटा, पार्टी के लिए बुलावा आ गया मुझे लग रहा है। सर जल्दी बोल दो उपागम कब से स्टार्ट होंगे। भाई इसके बाद में उन्हीं का नंबर है। सैलू हरसाना बुला रहा है भाई तेरे को, मुझे लगता है कि रात का प्रोग्राम सेट कर लिया है पूरा। थोड़ी देर बाद में बोलेगा खीरा और ले आना 2-4, है ना भाई। मुझे बताइए कौन सा है। अच्छा यहां बैठेंगे भाई, अरे वाह यार। जा भाई रामकेश, फोन कर ले क्या लेके आऊं चलू भाई तेरे को। क्या भाई, जोर से बोल जो बोल रहा है। जो समस्यात्मक होना जरूरी है, तो मैंने कब कहा समस्यात्मक होना जरूरी है? नहीं कोई जरूरी नहीं है, वो तो एक एक्टिविटी है, उसमें एक काम है उसमें, कि इस विधि में हम बच्चों के तक को 4 तरह के काम करवाते हैं। कौन कौन से? पहला आनंद वाला, खुशियों वाला, दूसरा रचना वाला, तीसरा सीखने वाला, और चौथा कोई चुनौती दे सकते हैं। तो ये तो वो 4 काम है जो किलपैट्रिक ने कहा कि ये काम आप दे सकते हो बच्चों को करने के लिए। अब समस्यात्मक दोगे ही, ये कोई जरूरी नहीं है। चले आगे, लिख लिया था मुझे लग रहा है आप लोगों ने। और जो पहला जवाब है उसमें आप लिखोगे और उसमें लिख दीजिएगा नेक्स्ट लाइन में समस्या समाधान विधि के गुण। क्या रहेगा? समस्या समाधान विधि के, अच्छा प्रायोजना के गुण। कोई बात नहीं भाई, उसने मेरे दिमाग में जमा दी वो समस्या समाधान। नेक्स्ट आ जाएगा प्रायोजना विधि के प्रायोजना विधि के गुण। एक एक करके लिखेंगे और एक एक करके आप समझते चलना मेरे साथ साथ, याद भी हो जाएगा, लिख भी लेंगे, दोनों ही काम हो जाएगा। तो एक तो आपने गुण लिख लिया थोड़ी देर पहले, अभी बालक केंद्रित विधि है ये इसका सिद्धांत भी है और इसका गुण भी है। तो पहला जवाब हो गया है, हाँ बिल्कुल दोनों इसी में आएंगे वो। तो आपने कहा साहब यह बालक केंद्रित विधि है, हाँ बिल्कुल लिखो ना भाई, यह बालक केंद्रित विधि है जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। ये देखो भाई आपका पहला जवाब है कि बालक केंद्रित विधि है और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। बालक केंद्रित में भी कोई दिक्कत है नहीं बिल्कुल भी। थोड़ा मन में प्रश्न आ जाता है एक बार, क्योंकि आया हुआ है तो उसको यह चर्चा में भी लाना जरूरी है। इसको मनोवैज्ञानिक विधि कहा है, तो क्या इसका संबंध किसी मनोवैज्ञानिक या उसके सिद्धांतों से है क्या? तो बिल्कुल है भाई। और मनोवैज्ञानिक कौन है भाई? तो आपने जवाब दे दिया, थॉर्नडाइक है। जोरदार व्यक्ति है ये, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मानना पड़ेगा ये कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में योगदान जोरदार दिए है इसने। तो ये जो बंदा है भाई, इसने क्या किया, हम लोगों को सीखने के नियम इसने दिए हैं, और इसके मुख्य जो नियम है वो इस विधि में प्रयुक्त होते हैं। तीनों का नाम हमने यहां पर लिख दिया है। पहला हो गया है तत्परता का नियम, दूसरा हो गया है अभ्यास का नियम, और थर्ड हो गया है आपका प्रभाव का नियम। तो अच्छी बात यह है कि ये जो विधि है आपकी,
ये थॉर्नडाइक के नियमों पर आधारित है। थॉर्नडाइक के तीनों जो मुख्य नियम हैं उन पर आधारित है। और मजेदार बात यह है कि भाई आपके एग्जाम में पूछा गया है कि प्रायोजना विधि कौन से मनोवैज्ञानिक के सिद्धांतों पर आधारित है, तो जवाब क्या रहेगा? थॉर्नडाइक। प्रायोजना विधि कौन से नियमों पर आधारित है? तीनों नियम ऑप्शन में मिलेगा, चौथा मिलेगा उपरोक्त सभी। तो इंपॉर्टेंट है मामला ये। अब आपने जवाब दिया कि सर ये तो याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्या रहेगा? तो भाई देखिएगा, जब हमने अगले जो गुण हैं इसके उसके बारे में बात करेंगे तो एक कई बार हमें ये देखना होता है कि भाई जो विधि है ये कौन से लेवल के बच्चों के लिए उपयोगी है। तो जब लेवल आपसे पूछा जाएगा तो लेवल में आपको जवाब देना है उच्च प्राथमिक। प्राथमिक मत देना, क्योंकि प्राथमिक के बच्चे छोटे होते हैं। और आपको पता है, देखो भाई, ये तो खैर सरकारी स्कूलों में आधा हिंदुस्तान पढ़ता है और सरकारी स्कूल के बच्चे क्या वक्त से पहले बड़े हो जाते हैं भाई, है ना। वो जवान भी जल्दी हो जाते हैं, वो बूढ़े भी बेचारे जल्दी हो जाते हैं वो, क्योंकि बचपन से ही बड़े होते हैं ना यार। वो सोच इतनी बेचारों की कर दी जाती है उनकी, उनको क्या बताऊं मैं, पूरा संसार का ज्ञान उनको दे दिया जाता है। तो वो इसलिए अलग बात है। लेकिन प्राइवेट स्कूलों का जब देखोगे तब कड़वा सत्य समझ में आता है कि ये प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए उपयोगी विधि नहीं है। आपके घर में यदि कोई ऐसे बच्चे होंगे जो प्राइवेट स्कूलों में जाते होंगे, खासकर शहरों वाले में, क्योंकि गांव का तो प्राइवेट और सरकारी देखो भाई एक जैसा ही है, तो गांव की बात तो नहीं कर रहा हूँ। लेकिन शहरों में यदि आपने देखा होगा तो पहली क्लास का बच्चे का तो देखो भाई कपड़े भी घरवाले ही पहना के भेजते हैं उसको, उसके जूते और टाई और बेल्ट भाई ये सब पैक करके भेजते हैं, बना कर भेजते हैं। आता है तो भाई कपड़े भी उसके खोल के बेचारे माँ बाप ही रखते हैं। अब पहली दूसरी क्लास के बच्चों को कहो प्रायोजना विधि से पढ़ाओ, मुमकिन नहीं है। क्योंकि स्कूल वाली जो मम्मी होती है, इन छोटे बच्चों की क्या दो मम्मी होती है भाई, एक मम्मी घर पर पाई जाती है, एक मम्मी स्कूल में पाई जाती है। और तो मैडम, मैं नहीं कह रहा हूं इस बात को, इसको हमारे राज्य के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि छोटे बच्चों को मां के प्रेम की जरूरत होती है। तो मैंने कई बार लिखा उनको, मैंने कई बार मैसेज में लिखे, मैंने मजाक में लिखे, कई पोस्टरों पर लिखे हैं। मैं कहा भाई 1 to 5 में आप मम्मियाँ दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 से 8 में हमारे पापाओं को दे दो भाई इनको, और इनको नहीं दे रहे हो तो कोई बात नहीं। अरे इन गरीबों को मैं कहा संरक्षक के तौर पे लगा दो, मम्मी और बच्चे अकेले कैसे रहेंगे। तो वहां भी इन्होंने सुनवाई नहीं की इन्होंने, तो कोई बात नहीं। और आप ये मत सोचा करो सर महज मजाक करने के लिए बोलते हैं ये, मैं कभी नहीं मजाक करता। मैं जो वस्तु स्थिति होती है वही बोलता हूँ मैं। अब लगती थोड़ी सी ये बातें मजाक में है। आप में से मैडम हो जिन्होंने प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया होगा, आप सच्ची बता देना ये बात। अब जो बोल रहा हूँ मजाक है, लेकिन वो है कड़वा सत्य। मैडमें या तो 2 हैंकी रखती है या टिश्यू पेपर साथ में रखती है, आजा मेरे बच्चा, आजा मेरे बच्चा, है ना, ये है ना, और ये ले, है ना। खाना भी खाएगी मैडम तो बीच में बच्चों के सामने बैठकर खाएगी, उनके सबको चारों तरफ बिठा लेगी। अब गरीबों, तुम लोग रोते रहो, चिल्लाते रहो, क्योंकि तुम्हारे बेटा को कर्म ऐसे है। तुम्हें यदि वहां पर लगा दे 1 to 5 में 100% में, और बच्चे ने बोल दिया गोलू जी, है ना, तो मुझे पक्का पता है आप भगकर जाओगे दुकान पर, फेविक्विक लाओगे, बेटा इधर आ जा, और ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो भाई गवर्नमेंट ने सही लिया है प्लान। वहां पर सच कह रहा हूं, ये प्राइवेट स्कूलों में जो मैडमें होती है वो बच्चों को वॉशरूम तक लेकर जाती है, वॉशरूम छोड़कर आती है, कपड़े चेंज करवा कर लाती है,
और आपको बोल दे यदि कोई तो इधर इधर आ, है ना, वो बेचारा गरीब आदमी वहां जाके पड़ेगा, जो भी आ रही होगी वो रास्ते में चली जाएगी उसकी, है ना। तो अब आप मुझे बताओ, स्कूल वाली मैडम को मां नहीं कहते और बताओ क्या कहे, आप बताओ, सही है ना भाई। तो अब हुआ क्या कि छोटे बच्चों को प्रोजेक्ट तो बहुत दूर की बात है, छोटे बच्चों को जब होमवर्क देते हैं और जिनका बच्चा नया नया स्कूल जा रहा है तो उनकी स्कूल वाली माँ होमवर्क देती है और घर वाली माँ उल्टे हाथ से बच्चे का होमवर्क पूरा करती है, उल्टे हाथ से, है ना। जब बच्चा सो जाता है उसके बाद में उसके होमवर्क को पूरा करती है, बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल वाली माँ घर वाली माँ के होमवर्क को चेक करेगी और जब बच्चा वापस स्कूल से लौटता है तो माँ भागकर अपने बच्चे को अपने कलेजे से नहीं लगाती है, तुरंत बैग को खोलती है, चेक करती है कि स्टार मिला है या नहीं मिला, और उसको देखकर मुस्कुराती है कि वाह स्टार मिल गया है। अब आप बताओ मेरे को, मजाक हो सकता है ये? छोटा बच्चा जो अपने दैनिक काम नहीं कर सकता है, शूज के लेस खुल जाए तो नहीं बांध सकता है, नेकर या पैंट या स्कर्ट बच्ची या बच्ची पहन के जा रहे हैं छोटे वाले, तो वो जो उनका रहता है बेल्ट वाला खांचा रहता है उसमें बेल्ट नहीं लगा सकते वो, तो आप अंदाज़ा लगाइए वो भला प्रायोजना कैसे बनाएगा। उसके बावजूद भी कुछ लोग कह देते हैं, कई हमारे महाकवि होते हैं वो किताबों में भी लिख देते हैं अपने अपने ग्रंथों में कि ये प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए उपयोगी विधि है। अब कौन समझाए लल्लुओं को कि प्राथमिक लेवल पर कहाँ लेकर आओगे इसको, तो अब आपको क्या कहना पड़ेगा, उच्च प्राथमिक कह दिया है। और हमारे जितने भी गुरु और मैडम में बैठे हैं 6 से 8 हो गया है, ये कहाँ हो गया है 6 से 8। तो यह उच्च प्राथमिक स्तर पर मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट भी मेंशन कर रहा हूँ, सब्जेक्ट भी मेंशन कर रहा हूँ ताकि आपको सब जगह पर काम आ जाए। तो देखो भाई, विज्ञान भी लिख दिया है मैंने, विज्ञान के साथ में हमने सामाजिक अध्ययन भी लिख दिया है, क्योंकि ये तो थर्ड ग्रेड में पढ़ोगे ही पढ़ोगे आप, और उसके बाद में आप भी क्या याद रखोगे, ये सब्जेक्ट भी मैंने लिख दिया है। कि उपयोगी विधि है, ये भाई देखो आपने जवाब दे दिया है। तो ये आपने दूसरा भी जवाब लिख दिया कि भाई कौन से लेवल, कौन से सब्जेक्ट। तो लेवल हो गया है उच्च प्राथमिक, और जो सब्जेक्ट है आपका वो सब्जेक्ट आपने आंसर दे दिया है, और ये रहेगा आपका विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण अध्ययन, ये आपके सब्जेक्ट हो गए हैं। तो अब इनको पढ़ने के बाद में हमने दूसरा जवाब दिया है। अब आपने कहा सर बताइए दूसरा जवाब क्या रहेगा, तो हमने थर्ड जो इसका गुण है वो मैं लिखूंगा अभी। तो कहते साहब एक ऐसी विधि है जो बच्चों के शारीरिक गुणों का विकास भी करती है और शारीरिक के साथ साथ मानसिक भी करती है। फिजिकल काम करेगा ना बच्चा भाई, किसी वस्तु का निर्माण करेगा तो, और मानसिक करेगा जब बच्चा किसी समस्या का समाधान करेगा। तो शारीरिक गुण हो गए हैं, मानसिक गुण हो गए हैं, और ये भी सत्य है ये कि प्रायोजना को बच्चा अकेला भी कर सकता है और समूह में भी पूरा कर सकता है। इसका मतलब हुआ कि हमें बताना पड़ेगा कि ये जो विधि है आपकी, उसमें नाम लिखा है शारीरिक, लिख दिया है, शारीरिक के साथ में आपने लिख दिया है मानसिक, और मानसिक के साथ में लिख दिया है सामाजिक। गुणों का विकास करती है। तो ये जो आंसर है आपका, ये भी आपने मेंशन कर दिया है। तो साहब ये जो विधि है आपकी, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक गुणों का विकास करती है, ये हमारा आंसर हो गया है। अब आपने कहा सर बात तो ठीक है, शारीरिक काम करेगा तो शारीरिक गुण, मानसिक काम करेगा तो मानसिक गुण, और समूह में काम करेगा तो सामाजिक गुण।
ये आपके जवाब हो गए हैं। आपने कहा सर ये तो समझ में आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। तो आपने कहा सर और इसके अलावा, तो भाई देखिएगा इसके अलावा जब हम बात करेंगे, चूंकि इस विधि में हम बच्चों को आपके स्कूल की सफाई की जिम्मेदारी दे सकते हैं, हम स्कूल में खेल का मैदान ठीक करने का काम भी दे सकते हैं, हम बच्चों को स्कूल में बगीचा गार्डन लगाने को भी दे सकते हैं। इन कामों में परिश्रम बच्चा कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है ना? आप करते हो? घर पर खेत पर जाकर काम करते हो क्या? पक्का? अपनी मर्जी से या घर वाले करवाते हैं? अपनी? अच्छा, जैसे मान लो, हाँ आप कह रहे हो कि आपका जो खेत है या तो वो सड़क के रास्ते पर है या किसी रास्ते के किनारे है जहाँ से फ्रिक्वेंटली लोग आते जाते हैं। अब आपके हाथ में जैसे सरसों काटना बोल रहे हो, चना काटना बोल रहे हो, अभी तो टाइम है करने को कटने में भी, मान लेते चलो कोई बात नहीं। तो अभी सरसों काट रहे हो आप खेत में, और अब चूंकि लड़कों की बात कर रहा हूँ तो टावल बांध रखी है सिर के ऊपर और एक हाथ में दराती पकड़ी हुई है और आप काटने पे लग रहे हो अभी। अचानक आपने देखा कि उस पास वाले रास्ते से आपके साथ पढ़ने वाली 4 लड़कियां निकल रही है ना? तुरंत दराती ये गई और ये ले, है ना? है ना? ऐसा होगा या नहीं होगा? होगा। मैंने खूब सारे कलाकारों को देखा है, तुरंत ये फेंका और फिर हैं, हाँ, ये और बस देखा गई, तुरंत फिर उठाया बोला। मैं तो काम करता हूं, मैं तो अभी भी हाथ छाले हो रहे हैं। लड़कियां ज्यादातर चालाक होती है, ज्यादातर चालाक होती है। वो इतनी चालाक होती है, तुम सब खेत पर काम कर लो, मैं रोटी लेकर आऊंगी, है ना? खाना मैं बनाकर लेकर आऊंगी। अब कर सकते हैं, उसमें क्या बुराई है यार? देखो भाई, घर के काम है, ये तो करने पड़ते हैं यार। ये तो वो कुछ भी करके आए, लेकिन ये तो काम है, ये तो कर सकते हैं। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि हम समझ नहीं पाए कभी, या हमें ठीक से समझाया नहीं गया। ये स्कूलों में कचरा उठवाना, स्कूल के मैदान में झाड़ू लगवाना, स्कूल में फुलवारी गार्डन लगवाना, ये इसलिए करवाए जाते थे ताकि हम जीवन में परिश्रम के महत्व को समझें, और जीवन में जब भी परिश्रम करने का मौका मिले तब हम परिश्रम से पीछे ना रहे। अब ये जो गांव के जो लोग हैं, जो हाल ही में शहरों में गए हैं, चाहे नौकरी के लिए गए हैं, चाहे पढ़ने के लिए गए हैं, ये ना तो गांव के रहे और ना ये शहर के रहे, ये कचरा हो गए ये। और आज जो प्योर शहर के लोग हैं, चूंकि जो प्योर शहर में रह रहा है, अब यदि उसकी पृष्ठभूमि गांव से जुड़ी होगी तो अलग बात है। शहर में तो जमीन तो कहाँ है उसके पास। यदि पृष्ठभूमि गांव से जुड़ी हुई है, उसका जुड़ाव गांव से है, तो गांव में होगी उसके पास। अब यदि वो शहर का रहने वाला है, तो आपने खूब देखा होगा छतों पर सब्जियां उगा रहे हैं आज शहर वाले लोग, और घर के बाहर जो रोड है उस रोड को भी कब्जा कर लिया है। और रोड पे हर आदमी कर गाय तो नहीं बांध रहा है हर आदमी, लेकिन उसके जाली जूली लगाकर पेड़ वेड़ लगा रहा है वो। और सुबह शाम आपने देखा होगा, कभी उसको खुरपी चला रहा है, कभी निदाई गुड़ाई कर रहा है। इसका मतलब हुआ उस व्यक्ति को परिश्रम के महत्व का मालूम है। तो ओवरऑल हम बात करते हैं तो ये एक ऐसी विधि है, अब चाहो तो परिश्रम कह देना और चाहे आप श्रम कह देना, परिश्रम या फिर श्रम के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। अब दृष्टिकोण लिख लो, चाहे अभिवृत्ति लिख लो, अभिवृत्ति का विकास करती है।
ये आपका एक जवाब लिखा है आपने। अब आपने कहा ठीक है सर, ये तो समझ में आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। दूसरा जवाब आपका क्या रहेगा? तो अब हमने यहां पर एक बात और मेंशन करनी है, और वो क्या जवाब है आपका? तो हमने आंसर दिया है साहब, जब हम प्रायोजना विधि की बात करते हैं, फैक्ट है ये बात, कहते हैं साहब एक तो जो सीखने का काम है बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, बच्चा काम में रुचि लेता है, चूंकि बच्चा खुद काम करता है इसलिए, और यही कारण है बच्चे में रुचि जागृत होती है, बच्चा मर्जी से काम करता है, और बच्चा जो भी सीखेगा वो बच्चे का नॉलेज स्थायी रहता है। तो हमने कहा है साहब, यह विधि एक तरफ आपने लिख दिया है, रुचि आपने लिखा है, दूसरा लिखा है क्रिया भी आपने लिख दिया है। यह विधि रुचि क्रिया के सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए बालक क्रिया के लिए तत्पर रहता है तथा सीखा ज्ञान स्थायी रहता है। ये हमारा जवाब हो गया है। बच्चा जो भी सीखेगा उसका ज्ञान कैसा रहेगा? स्थायी रहेगा। तो आपने कहा सर ये भी ठीक है। अगला जो जवाब है उसमें हम क्या लिखेंगे? तो हमने अगला एक लास्ट जवाब लिखा है साहब कि ऐसी विधि है जो बच्चे में रचनात्मक या सृजनात्मक गुणों का विकास भी करती है। क्यों भाई? कि बच्चा क्या कर रहा है, खुद रचना कर रहा है ना इसमें। तो आपका क्या जवाब दिया है इसमें कि यह विधि बालकों में रचनात्मक गुणों का विकास करती है, रचनात्मक गुणों का विकास करती है। तो भाई ये एक और आपकी जो विधि है ये हो गई है साहब ऐसी विधि जो बालकों में रचनात्मक गुणों का विकास करती है। उस विधि को आपने क्या नाम दे दिया है? तो आपने आंसर दिया है साहब बिल्कुल प्रायोजना विधि। अब तारीफ इसकी खूब कर ली हम लोगों ने, अब थोड़ा क्या करनी चाहिए, इसकी बुराई कर ली जाए एक बार। और बुराई करेंगे तो हेडिंग क्या बनाना पड़ेगा? विधि के अवगुण बनाने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट लाइन में बना दीजिए। पूर्णतः नहीं करती है, पूर्णतः नहीं करती है, प्रयोग भी नहीं होता है, और इसमें वैज्ञानिक विधि नहीं है। इसमें जैसे वैज्ञानिक विधि समस्या समाधान में थी, अनुसंधान होगी, तो ये वो विधियां जो पूर्णतः वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करती है। अवगुण क्या भाई, क्या कह रहे? अब तेरी मर्जी है, जो लिख ले तू यार। अपनी क्लास में इतनी आजादी नहीं होगी क्या यार? अवगुण लिख ले, बुराई लिख ले, दुर्गुण लिख दे, दोष लिख ले, और कुछ मन ना करे तो ऐसे ही छोड़ दे। फिर इसमें कौन सी दबाव बड़ी बात थोड़ी है कोई। नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे विधि के अवगुण। विधि के अवगुण, और जब हम अवगुण लिखेंगे इस विधि के, तो सबसे पहला जो जवाब है अवगुण के बारे में, बारिश का दिन है, बारिश का सीजन है, भीगना भीगना मत भाई, बीमार पड़ जाओगे वरना फिर, है ना। और यदि एक बार बूंद पड़ गई और जुकाम लग गई तो समझ जाओ फिर कई दिन खराब हो जाते हैं फिर। तो हाँ ले जाना ना यार, कहाँ छोड़ना है मुझे बता देना एक बार, छोड़ दूंगा ना यार भाई, बता देना मेरे को यार। आज तो दोनों गाड़ी यही खड़ी है, आप जहाँ कहोगे वहाँ छोड़ दूंगा मैं।
हाँ भाई, चाबी देखो यार, जब ड्राइवर आपके पास में है, ड्राइवर जब आपके पास में है, नहीं मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा, मैं कोई गड़बड़ नहीं होगी, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा, मैं केवल आगे देखूंगा मैं। तो बस बस बस, अब खुद ही कह के खुद ही हंस लोगे तो कोई बात नहीं हुई आ रही है। क्या कह रहे हैं यार? मेरे को तो देख भाई, बिल्कुल यह समझ में नहीं आया मेरे को। क्या कह रहे थे? तो तभी से सबक लिया है यार। तो चाह भी नहीं देनी है, मामला खराब हो जाएगा फिर। तो बारिश का दिन चल रहा है अभी। एक लड़का जो था काफी परेशान चल रहा था बेचारा, क्योंकि उसके वहां पर बारिश होना बंद हो गई थी और बारिश के साथ में उसका बहुत क्लोज रिलेशन रहा था। तो एक दिन क्या हुआ कि वो परेशान बैठा हुआ था और अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई। अब बारिश स्टार्ट हुई तो उसको पुरानी जो यादें थी वो ताज़ा होने लगी, और जैसे ही वो यादें ताज़ा हुई तो कुदरत का खेल देखिए, पहले से दुखी था, बारिश हुई तो और दुखी हो गया, और जब कुदरत इम्तिहान लेती है तो कोई कसर भी नहीं छोड़ती है। जिसकी वजह से परेशान था वो लड़की भी वहीं से निकल रही थी वो, लेकिन वो अकेली नहीं थी भाई, वो उसका शौहर उसके साथ में था। तो उसको देखने के बाद में तुरंत वो क्या कहता है, लड़का कह रहा है, बारिश तो तेरे बिन भी मेरे शहर में बहुत होती है। वो कह रहा है कि बारिश तो तेरे बिन मेरे शहर में बहुत होती है, पर उनमें सिर्फ पानी बरसता है, इश्क बरसता नहीं है। तो इस इश्क को बरसाने के चक्कर में कहीं बारिश में मत भीगना, वरना नाक बरसना स्टार्ट कर देगी, और जब नाक बरसना स्टार्ट हो जाएगी तो पता नहीं फिर पानी कहां कहां पर बहेगा। तो वापस आइए एक बार। और अवगुण जो थे विधि के, कुछ लोग उबासियां ले रहे थे बीच में, मुझे दिख गए थे मेरे को, ऐसे थोड़ा गियर चेंज करना पड़ गया था मेरे को, बाकी और अदरवाइज मत समझना कोई बातों को। तो आपने जवाब दिया कि सर अवगुण कौन सा रहेगा? नहीं नहीं, अब नाक को मत टपका यार। तो हमने डायरेक्टली कह दिया है कि साहब ये जो विधि है आपकी, ये विधि हमारे जो देश है उसके जो हालात है उनके अनुकूल विधि नहीं मानी जाती है। क्यों नहीं मानी जाती है? क्योंकि साहब साधन ज़्यादा चाहिए, आपको भी पता है, प्रोजेक्ट बनाने के लिए बहुत सारे साधन चाहिए, और हमारे यहाँ तो साधनों का अभाव पाया जाता है। तो पहला जवाब लिख दिया है कि साहब यह विधि, अब साथ में लिखो, आप बातें मत करिए, यह विधि स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। अब क्यों नहीं है भाई? तो आपने जवाब दे दिया कि भाई इसमें साधन ज्यादा चाहिए, क्योंकि इसमें साधनों की अधिक आवश्यकता होती है। अब एक तो सबसे आसान जो तरीका वो तो यही है कि भाई साधन ज्यादा चाहिए। हम ज्यादा चाहे तो उसमें ये भी जोड़ सकते हैं, महंगी विधि है और खर्चीली विधि है, क्योंकि साधन तो ज्यादा चाहिए ना भाई, कहाँ से लाएंगे साधन इतने? अपने यहाँ तो कई बार स्कूल में मटकी फूट जाती है
तो पानी बाल्टी में पीना मंजूर है, लेकिन मटकी लेकर आना नहीं है। बाल्टी में पानी पी रहे, गर्म पानी है जोरदार वाला, एक दूसरे को भाषण दे लेते हैं, क्या यार बाल्टी में नहीं लाते, क्या यार मटकी में नहीं लाते, क्या यार ये लेकर नहीं आते, क्या लेकर वो नहीं आते। लेकिन वो 50 रुपए की 100 रुपए की मटकी लाए कौन? और बात कर रहे कौन सी विधि से पढ़ाई है? प्रायोजना विधि से। अगला जवाब लिखा है हम लोगों ने, कहते साहब इस विधि की प्रक्रिया लंबी होती है। इस विधि की प्रक्रिया लंबी होती है, इसलिए नियमित प्रयोग संभव नहीं है। नियमित प्रयोग संभव नहीं है, कॉमा करके हमने लिखा है, पाठ्यक्रम को समय पर पूर्ण नहीं कराती है। 2-3 बात एक साथ लिख दी है हमने इसमें। पहला तो लिख दिया है भाई कि विधि की प्रक्रिया लंबी है, बात भी ठीक है। 6 स्टेप लिखे आप लोगों ने, 6 के 6 स्टेप वो है जिनमें समय ज़्यादा लगता है। आप वातावरण बनाओगे टाइम लगेगा, प्रायोजना का चयन करोगे टाइम लगेगा, योजना बनाओगे टाइम लगेगा, क्रियान्वयन करोगे टाइम लगेगा, मूल्यांकन करोगे टाइम लगेगा, भाई हिसाब किताब लगाओगे तो भी टाइम लगता है। तो हमने जवाब दिया भाई प्रक्रिया लंबी होती है, और जिस विधि की प्रक्रिया लंबी होती है उसका रेगुलरली प्रयोग नहीं किया जाता है और ना उससे पाठ्यक्रम को समय पर पूरा किया जा सकता है। तो ये आपने जवाब लिखा है इस विधि का। अब हमने आंसर दिया कि सर और क्या क्या हो सकता है इसके अवगुणों में। तो एक बात हमने और कही है कि साहब जब इस विधि की बात करते हैं तो यह फैक्ट है, ये बात ये कहते साहब संख्या के आधार पर, रिपीट कर रहा हूँ, जो संख्या के आधार पर बड़ी क्लासेस होती है उनके लिए भी उपयोगी विधि नहीं है। छोटे समूह होते हैं उनमें तो हम काम दे सकते हैं, लेकिन यदि हम समूह के आधार पर या समूह आपके बड़े हैं तो फिर विधि में सब बच्चों को प्रॉपर टाइम भी नहीं मिल पाता है। छोटे समूह होंगे, बच्चे को काम करने का मौका मिलेगा। आपकी क्लास बड़ी है और कहते हैं कि साहब प्रायोजना वो अच्छी होती है जिसमें बच्चों को समूह में काम देते हैं। अब यदि आपकी क्लासेस बड़ी है तो ग्रुप भी बड़े होंगे, और जब बड़े ग्रुप होंगे तो सब बच्चों को मौका भी बराबर से नहीं मिलेगा। तो हमने लिख दिया साहब, कहते साहब कक्षा के आधार पर, यह आपने लिखा है संख्या के आधार पर, हाँ भाई कक्षा काट दी मैंने यार, संख्या के आधार पर बड़ी कक्षाओं के लिए यह विधि उपयोगी नहीं है। संख्या के आधार पर बड़ी कक्षाओं के लिए यह विधि उपयोगी नहीं है। छोटे समूह, छोटी क्लासेज है, जोरदार विधि है। बड़ी क्लासेज, बड़े समूह, उनके लिए उपयोगी विधि नहीं है। अब आप मुझे बताइए, मैं आप पर छोड़ता हूं, हमारे टीचरों के लिए कैसी है ये विधि? बेकार? ऐसा क्यों कह रहे हो यार? परिश्रम ज्यादा होता है, और वो तो अपन ने लिख दिया ना पहले, वो तो लिख दिया है ना, वो तो रेगुलर प्रयोग नहीं होता है क्योंकि विधि की प्रक्रिया लंबी होती है। टीचरों के लिए कैसी है ये? हमारे टीचरों के लिए ये विधि जटिल होती है, कठिन होती है ये। अब टीचरों के लिए कठिन क्यों होती है? क्योंकि पहला कारण है,
इस विधि पर आधारित पुस्तकें उपलब्ध नहीं होती है, किताबें नहीं होती है। और किताबें नहीं होती है तो सबसे बड़ा इश्यू तो हमारे टीचरों को यही आ जाता है कि प्रायोजनाओं का चयन करना जटिल होता है। आज आपके घर में, परिवार में टीचर होंगे यदि कोई, अब घर में बड़े वाले हैं, बहुत बड़े हैं, तब तो देखो बात नहीं कर सकते, थोड़ा हिसाब से बात करना पड़ेगा। आपके बराबर वाला कोई मेंबर टीचर है, फ्रेंड भी हो सकते हैं, मिलने वाले हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, पूछो उससे आज बात करके, अरे बोला भाई यार एक प्रश्न बताना, बोला बता पूछ। ये तो आपको पता ही होगा वो कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं या कौन से लेवल पे टीचर है, वो तो पता होगा आपको। उसको उसी के लेवल के कोई सी क्लास की कोई सी सब्जेक्ट का नाम दे दो और पूछो इस सब्जेक्ट की, इस क्लास की यार कोई 2 प्रायोजनाओं के नाम बताओ ना। वो कहेगा हैं, लेकिन सारे नहीं कहेंगे ऐसे, सारे थोड़ी कहेंगे। 10 में से 5-6 तो इसी बात को बोलेंगे और 3-4 आपको नाम बता देंगे आपको। क्यों भाई? क्योंकि हर टीचर की योग्यता एक जैसी नहीं होती। टीचर क्या, पढ़ने वाले की नहीं होती भाई। यही बात तो हरलॉक ने कही थी। क्या कहा था हरलॉक ने? अल्लाह, हरलॉक ने ये कहां से आ गई बीच में? क्या कहा था हरलॉक ने? दो बच्चों की मानसिक क्षमताएं एक समान नहीं होती है, इसलिए उनसे एक समान परिणामों की आशा भी नहीं की जा सकती है। कहा था या नहीं कहा था? कहा था ना? या ऐसे जयकारे लगा रहे हो? कहा था कि ऐसा मत कर गुरुजी, आप कह रहे हो तो कहा ही होगा उसने, कि ऐसे पता लगे भावनाओं में बह रहे हो और मुझे झाड़ पे चढ़ा रहे हो अभी। ऐसा ही है क्या? नहीं यार, ऐसा तो नहीं लग रहे हो आप लोग। मुझे पता है आप होशियार हो, समझदार हो, ब्रिलियंट हो, स्मार्ट हो, ऐसा तो नहीं कर सकते आप लोग। चलिए आगे आइए। तो हमने क्या जवाब दिया है इस विधि के बारे में? क्लियरली कह दिया, टीचरों के लिए कठिन होती है क्योंकि प्रायोजना पर आधारित पुस्तकें नहीं होती, जिससे शिक्षकों के लिए प्रायोजना को चयन करने में परेशानियां आती है। तो हमने जवाब दिया है साहब, प्रायोजना विधि प्रायोजना विधि पर आधारित पुस्तकों का अभाव होता है। भाई तू बार बार में विधि क्यों करता है? ये निधि नहीं है, विधि है ये। कहीं पता लगे मैं प्रायोजना विधि निधि, अरे भाई निधि नहीं है, विधि है ये। प्रायोजना विधि पर आधारित पुस्तकों का अभाव होता है, जिससे शिक्षकों को प्रायोजना के चयन में समस्या आती है। हाँ भाई, यार पीछे नहीं भाई, मैं तो आगे ठीक हूं यार, मैं तो कोई बात नहीं यार, अब कोई बात नहीं यार। तो ये शायद आपने लिख लिया है, ये एक विधि है प्रायोजना जो आपने कंप्लीट की है आपने, मुबारक हो आप सभी को। बड़ी लंबी बड़ी विधि थी ये, जिसको आपने सफलतापूर्वक कंप्लीट किया है। विधि का नाम क्या है? प्रायोजना विधि। अब हम आगे लौटेंगे और आगे एक विधि आएगी आपकी, जिसको नाम दिया है आपने अनुसंधान विधि। क्या नाम रहेगा? भाई ये विधि है, ये और कुछ नहीं है, ये है ना एक प्रोग्राम था तो उसमें, हाँ लड़की, तो तुम्हें कैसे पता लड़की है? चारों तरफ लड़की की आवाज आ रही थी। तो कई लोगों ने स्टोरियां सुनाई थी उस प्रोग्राम में, लड़के लड़की सब लोगों ने।
एक लड़की ने भी स्टोरी सुनाई सर, बोला मैं भी स्टोरी सुनाऊं। मैं भाई सुना तू स्टोरी, सच बात है ये, कहान चुटकुला नहीं है ये। तो उसने स्टोरी सुनाना स्टार्ट किया कि साहब एक बार हमारे गांव में, अब पता नहीं उसने खैर बनाई होगी खैर वो अपनी तरफ से, उसने ऐसे बोल दिया होगा हमारे गांव में। तो बोला एक गांव में एक महाराज आए थे कथा सुनाने के लिए। तो कथा सुनने के लिए सब लोग चारों तरफ से आ गए थे। तो वहां पर जब कथा सुना रहे थे तो महिला पुरुष छोटे बच्चे बड़े बुजुर्ग सब आए थे कथा सुनने के लिए। जैसे जैसे वो कथा आगे बढ़ रही थी, रात हो रही थी, कुछ लोग चले गए थे, कुछ लोग सो गए थे, कुछ लोग उबासियां ले रहे थे। तो कहते कि सुबह की जब आरती की टाइम आई थी तब कोई गिनती के लोग बचे हुए थे, बाकी सब लोग सो चुके थे, कोई जा चुका था। तो उनमें से बोला एक महिला ऐसी थी जो नॉन स्टॉप टकटकी बांधकर उस महाराज की कथा को सुन रही थी। कभी उसकी आंखों से आंसू आ जाए, कभी हंसने स्टार्ट कर दे। तो कहते कि भाई उस महिला को देखकर, उसकी लगन को देखकर वो महाराज भी बड़े जोश जोश से कहानी सुना रहा था। अब जब आरती का टाइम हुआ, आरती ले ली सब लोगों ने, तो महाराज उस महिला के पास आया और उससे आकर क्या पूछ रहे कि बेटी कहानी आपको, कथा क्या बाकी बहुत अच्छी लगी आपको? अब वो महिला कुछ नहीं बोली, वो चुपचाप सुनती रही। वो दोबारा आई, दोबारा उसने पूछा, आदमी ने पूछा, बाबा ने पूछा बेटी कहानी इतनी अच्छी लगी क्या? वो महिला कुछ दोबारा नहीं बोली, चुपचाप खड़ी थी बिल्कुल। फिर महाराज ने तीसरी बार थोड़ा सा जोर से बोला बेटी, तो कह रहा हाँ महाराज। तो वो कह रही कि बेटी कहानी, कथा क्या इतनी अच्छी लगी आपको कि आप बिल्कुल खो गई, आप पूरी रुचि से आपने कथा को सुना? अब वो महिला कुछ नहीं बोली, उसकी आंखों से आंसू चालू हो गए थे। अब महाराज ने सोचा कि भाई कथा मार्मिक थी, दुख हुआ होगा बेचारी को, रो रही है वो। तो वो थोड़े रोके चुप हुई। महाराज ने फिर पूछा बेटी तबीयत तो ठीक है ना? अब वो बेटी क्या कह रही है कि बाबा जी बहुत अच्छी लगी मेरे को कथा। तो पूछा कि बेटी आप इतनी मतलब भावुक क्यों हो गई? तो अब वो बेटी क्या कह रही है कि बाबा मैं एक बात बोलूं, आपको बुरा नहीं मानो तो? बोला नहीं नहीं बच्ची, बुरा क्यों मानूंगा, बता तू तो बोला बाबा जब आप कथा सुना रहे थे ना, बोला हाँ, तो जब आप ऐसे 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 कर रहे थे तो उसकी दाढ़ी मेरे से बड़ी थी। तो बोला बाबा जब आप ऐसे 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 करते थे तो ये आपकी दाढ़ी हिलती थी ना? बाबा मुझे मेरे बकरे की याद आती थी। अब गजब बेइज्जती होगी बाबा जी की। बाबा बेचारा चौड़ा होके कथा सुना रहा है वहां पर, वो भाई साहब खुश हो रहा, वो सोचा कि मैडम खुश हो रही है, वो जोर लगा रहा जोरदार वाला। अब वो नहीं पता कि उसको बकरा देख रही है वो। तो अब बाबा ने बड़ी मुश्किल से संभाला अपने आप को, बेइज्जती गजब हुई। बेटी तुझे मुझे देखकर बकरा क्यों याद आ रहा था? अब लड़की रोने लगी, लेडीज, बाबा वो 6 दिन पहले ही मरा है ना? तो भाई उस कथा में बकरा याद आकर बाबा में बकरा दिख रहा था, यहां विधि में निधि दिख रही है। तो भाई दादा हो, यहां तक ठीक है ना? ये तो बढ़िया है जो आप लोगों को ही दिख रहा है, हमारी मैडमों को नहीं दिख रहा है, वरना पता लगे प्रायोजना में कोई और ही दिख रहा है। तो दादा हो ऐसा मत करो और पढ़ाई पर ही फोकस करिए। विधि को अंग्रेजी में कहते हैं ह्यूरिस्टिक कहते हैं। अभी ज्यादा ट्रेंडिंग विधि है ये, प्रायोजना वगैरह क्या कि सबको पता है कि यार ये आती आती है ये। अभी इसने अपने जलवे दिखाना स्टार्ट कर दिया है, मतलब प्रश्न आ रहे हैं परीक्षाओं में। तो कहते हैं साहब अनुसंधान विधि है, और ये जो अनुसंधान विधि है इसको इंग्लिश में नाम दिया है ह्यूरिस्टिक मेथड, ह्यूरिस्टिक विधि। अब ये जो ह्यूरिस्टिक विधि है आपकी, उसको कहते हैं कि साहब ग्रीक भाषा का कोई शब्द होता है जिसको आपने नाम दिया है ह्यूरिस्को। दोबारा लिख देता हूं भाई।
अब ये शब्द है ह्यूरिस को कृपया करके देखो, मौज मस्ती मजाक खूब चलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शेष जो समय बचे तो तुरंत पढ़ाई पर लौट के आया करिए। नाराज मत होना मैडमों कि सर मजाक करते हैं, सर हंसी करते हैं। कारण है इसका, मेरा सब्जेक्ट का नाम है टीचिंग मेथड, और यदि मैं ही नहीं बताऊंगा पढ़ाया कैसे जाता है तो कौन बताएगा फिर। मेरे सब्जेक्ट का नाम है टीचिंग मेथड, तो यदि मेथड मेरी, यदि वेरियस मेथड मैं नहीं अपनाऊंगा तो कौन अपनाएगा फिर। और दूसरी बात यह है कि कई प्रश्न ऐसे होंगे जो आप क्लास में व्यवहार को समझोगे, कुछ मेरे व्यवहार को आपके प्रति, तो आधे से ज्यादा प्रश्न तो आप वैसे ठीक करके आओगे ना भाई, क्योंकि हमारे यहाँ प्रश्न अप्लाइड आते हैं। प्रश्न कैसे आते हैं? अप्लाइड। टीचर को कक्षा में टीचर का व्यवहार होना चाहिए। प्रभुत्ववादी, नियंत्रणवादी, है ना, उदासीन, और रहेगा मित्रवत, मार्गदर्शक, परामर्शदाता, अभिप्रेरित होगा, हो गया। वाह मेरे पंडितों, जोरदार है। नाराज तो नहीं हो ना मेरे से? कोई शिकायत मत करना जाकर कहीं मेरे से मत करना शिकायत बाहर जाकर, गुरु जी। पढ़ाई ने पढ़ने वालों का सुख और चैन छीन लिया है। तो यदि मेरी क्लास में पढ़ाने के साथ साथ मैं 2 मिनट आपको आपके चेहरे पर खुशी लेकर चले जाऊं या खुशी देकर चले जाऊं, ओ भाई खुशी चेहरे पर ओनली, अंत कहीं खुशी नहीं है, कहीं पता चले मेरे से जाके, कहीं बाहर जाके मेरे से बोला सर खुशी कहाँ है तो दिक्कत हो जाएगी। खुशी का मतलब स्माइल है केवल, तो स्माइल चेहरे पर आ जाए, आप खुशी खुशी घर जाओ, और घर जाने के बाद पढ़ाई कर लो आप। मैं मेरे काम में विजयी हो गया, मैं पढ़ाई भी कर ली, याद भी कर लिया, समझ में भी आ गया। अनुसंधान हिंदी, इंग्लिश में ह्यूरिस्टिक, ग्रीक भाषा के शब्द ह्यूरिस्को से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है, इंग्लिश में कहोगे आई फाइंड आउट, इंग्लिश का शब्द है जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं। हिंदी में यदि बात करोगे तो हिंदी में आप लोगों ने नाम दे दिया है मैंने, चाहे कह देना मैंने खोजा, और चाहे कह देना मैंने खोज लिया, ये इसका मीनिंग हो गया है। अब जितने भी मेरे साथी बैठे हैं कहते हैं साहब ह्यूरिस्टिक अंग्रेजी का शब्द है जो कि ग्रीक भाषा के ह्यूरिस्को शब्द से मिलकर बना है। ह्यूरिस्को शब्द को इंग्लिश में कहते हैं आई फाइंड आउट, और जिसका हिंदी में अर्थ होता है मैंने खोज लिया, मैंने खोजा। अब दोस्त यहाँ पर सबको ध्यान रखना है कि ये जो अनुसंधान विधि है इसको एक और नाम दिया जाता है अनुमानी विधि। ये आपकी केवीएस में प्रश्न आया है अभी केवल, और कहीं पर भी रिपीट नहीं हुआ, इसका मतलब नया प्रश्न है। ये प्रश्न पूछा गया था कि अनुमानी विधि के जनक किसे माना जाता है, तो हमारे पढ़ने वाले कंफ्यूज थे, क्योंकि अनुमानी विधि तो पढ़ी नहीं ना कौन सी होती है, रियली में नहीं पता अनुमानी विधि। तो भाई अनुमानी विधि इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर अनुसंधान का प्रारंभ अनुमान से ही हुआ है। मैं रिपीट करूंगा, हर अनुसंधान का प्रारंभ अनुमान से होता है, वरना बुरा मत मानिए। आपकी हम सब की जिंदगी में उजाला करने वाला थॉमस एडिसन, उसके दिमाग में यही आया होगा कि क्या बल्ब के तार में से बिजली को प्रवाहित किया जा सकता है क्या, ये आया था, किया जा सकता है क्या। आप मुझे बताइए, गैस की केतली पर जब चाय बनने के दौरान गैस के कारण वो चाय की केतली का ढक्कन जब बंद हो रहा था, खुल रहा था, बंद हो रहा था, खुल रहा था, उसी को देखकर एक व्यक्ति के दिमाग में प्रश्न आया, क्या भाप से इंजन को बनाया जा सकता है। तो ये अनुसंधान जो है वो सारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, अनुमान से स्टार्ट होते हैं, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया है, अनुमानी विधि। अभी जो विधि है आपकी, इसका जनक एक व्यक्ति को, जो आप कह रहे थे अभी अभी,
जिसको आपने नाम दिया है प्रोफेसर हेनरी एडमंड आर्मस्ट्रॉन्ग, क्योंकि आपने अब तक इसको फुल फॉर्म यही पढ़ा था, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या नाम पढ़ा था? H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। H का मतलब हेनरी, E का मतलब एडमंड और आर्मस्ट्रॉन्ग, प्रोफेसर हेनरी एडमंड आर्मस्ट्रॉन्ग, ये आपने जवाब दिया है। एक बात आप पहले पढ़ चुके हो जहां तक मुझे याद है, और वो बात कौन सी थी कि इस विधि के बारे में हर्बर्ट स्पेंसर ने उचित ही कहा था कि अच्छा शिक्षण वह है जिसमें बच्चों को कम से कम पढ़ाया जाए, बल्कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा जानने, खोजने और सीखने के अवसर देने चाहिए। ये स्टेटमेंट आपका दोनों तरह से पूछा हुआ है। ये स्टेटमेंट किसने दिया है ये भी पूछा है, हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है। और ये जो कथन है कौन सी विधि के बारे में है, तो जवाब रहेगा अनुसंधान विधि। एक लास्ट बात इसमें रहेगी, और वो क्या रहेगी? कहते हैं साहब ये जो विधि है आपकी, इसमें बच्चे की जो भूमिका है, रिपीट कर रहा हूं, इस विधि में बच्चे की जो भूमिका है वो कैसी होती है? अन्वेषक की होती है। किसकी? अन्वेषक की होती है। खोज बच्चा करता है, तो बच्चा खोज करता होता है, अनुसंधान करता होता है, अन्वेषण करता होता है, और टीचर की भूमिका सहयोगी की होती है। टीचर क्या करेगा? सहयोग करेगा। यह प्रश्न एग्जाम में आ रखा है कि साहब कौन सी विधि में बालक की जो भूमिका है अन्वेषण करता, अनुसंधान करता या खोज करता की होती है, तो जवाब क्या रहेगा? अनुसंधान विधि। अब देखिए, हम इनको लिखने से पहले सबसे पहले कहा है ह्यूरिस्टिक विधि की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के ह्यूरिस्को शब्द से हुई। कहते हैं साहब ह्यूरिस्को शब्द का अर्थ होता है आई फाइंड आउट, मैंने खोजा, मैंने खोज लिया। इस विधि का जनक एक व्यक्ति को माना जाता है, हेनरी एडमंड आर्मस्ट्रॉन्ग। इस विधि को अनुमानी विधि भी कहा जाता है। इस विधि के बारे में हर्बर्ट स्पेंसर ने उचित ही कहा, कम से कम पढ़ाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा जानने, खोजने, सीखने के अवसर देने चाहिए। इस विधि में बालक अन्वेषक कर्ता के रूप में होता है। एक वैज्ञानिक बहुत दिनों से एक कमरे के अंदर बंद होकर कुछ काम कर रहा था। लोग बाग उसका मजाक उड़ाते थे, पागल हो गया है ये, तो दिमाग खराब इसका हो गया है, कुछ नहीं करेगा ये। वो हमेशा कुछ ना कुछ नया करता। आपको पता है कि जो यूनान देश रहा है वो खिलाड़ियों का और विद्वानों का देश माना जाता है। एक से बढ़कर एक खिलाड़ी, ओलंपिक गेम वहीं की देन मानी जाती है। प्लेटो, अरस्तु ये सारे उसी देश के हैं। तो एक से बढ़कर एक खिलाड़ी, एक से बढ़कर एक विद्वान वहां हुए। कहते उस व्यक्ति पर रोज हंसी करते, मजाक करते। उसने चिढ़ के कारण घर से निकलना बंद कर दिया। कुछ समझदार लोगों में जिज्ञासा थी, करता क्या है यार, ये कर क्या रहा है यार ये। लोग उसके घर में जाकर झांकते, कुछ दिखता नहीं था। कमरे में सब कुछ कागज वागज लगा रखे, किसी को नहीं दिखता। एक दिन वो व्यक्ति अपने घर से निकलकर आया और भागता हुआ, चिल्लाता हुआ एक ही शब्द बोल रहा था, यूरिस्को यूरिस्को यूरिस्को। चिल्ला चिल्लाकर, हंस हंसकर, मुस्कुरा मुस्कुरा कर। वो शब्द लोगों ने पहली बार सुना। लोगों को नहीं पता कि यूरिस्को क्या है, ये क्या कह रहा है। किसी समझदार आदमी ने कहा, लगता है इसने खोज कर ली है। बस यूरिस्को उसी दिन से क्या बन गया? खोज का शब्द बन गया। मैंने खोजा, मैंने खोज लिया, ये ह्यूरिस्को शब्द ऐसे आया। तो जल्दी से हेडिंग बना दीजिएगा, अनुसंधान। अनुसंधान विधि। और इसमें हमने लिखा है, अनुसंधान विधि में हमने लिखा है, डायरेक्ट लिखेंगे, ये नहीं कहेंगे कि भाई इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं। हमने डायरेक्टली लिख दिया है ह्यूरिस्टिक, HEURSTIC, डायरेक्ट लिखा है मैंने ह्यूरिस्टिक। इसमें लिखा है साहब, ह्यूरिस्टिक शब्द का विकास ग्रीक भाषा के
ग्रीक भाषा के ह्यूरिस को HEURSCIO ह्यूरिस्को शब्द से हुई आप चाहो तो ह्यूरिस्को लिख सकते हो भाई, ऐसे करके ह्यूरिस्को भी लिख देना इस टाइप से हुई, जिसका अर्थ आई फाइंड आउट। हिंदी वाले शब्द भी यही लिख देते हैं, मैंने खोजा, कॉमा करके खोज लिया, मैंने खोजा कॉमा खोज लिया होता है। आई फाइंड आउट मैंने खोजा, मैंने खोज लिया होता है इस विधि का जनक प्रोफेसर हेनरी एडमंड आर्मस्ट्रॉन्ग प्रोफेसर हेनरी एडमंड आर्मस्ट्रॉन्ग को माना जाता है कहते हैं साहब, प्रत्येक अनुसंधान का प्रारंभ किसी न किसी अनुमान से अवश्य होता है। इसलिए इस विधि को अनुमानी विधि कहते हैं। अनुमानी विधि कहते हैं। लिख लिया हो तो मुझे बताइए, फिर चेंज कर दूं, फिर कर दे। अरे वाह यार, वेरी गुड, बड़े जोरदार हो आप, स्पीड जोरदार है आप लोगों की यार। चले आगे फिर। अरे वाह यार, मजा आ गया। रुक जाऊं? नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा और उसमें लिखिएगा हर्बर्ट स्पेंसर का यह कथन हर्बर्ट स्पेंसर का यह कथन हर्बर्ट स्पेंसर का यह कथन इस विधि के संदर्भ में
इस विधि के संदर्भ में उचित ही है क्या? अच्छा शिक्षण वह है, अच्छा शिक्षण वह है जिसमें बालकों को कम से कम बताया जाए, लेकिन अधिक से अधिक खोजने, जानने, सीखने के अवसर प्रदान किए जाए। ये भाई देखो आपकी विधि हो गई है, जिसका नाम है आपका अनुसंधान विधि। नेक्स्ट लाइन में हेडिंग बनाइए, लिखिए अनुसंधान विधि के गुण। अगली लाइन में क्या लिखोगे? अनुसंधान विधि के गुण। अनुसंधान विधि के गुण, और उस गुण में पहला लिखिएगा पहला हो गया है अनुसंधान विधि के गुण। बालक निष्क्रिय है या क्रियाशील है? करके सीख रहा है या नहीं सीख रहा है? किसकी भूमिका रहेगी? खोज करता, अन्वेषण करता। वेरी गुड। तो इस विधि को हम वैज्ञानिक भी कह सकते हैं, क्योंकि विज्ञान में यूज हो रही है भाई, इसलिए विज्ञान की प्रमुख विधि है, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं? वैज्ञानिक विधि भी कह सकते हैं। और देखो काफी हद तक देखा जाए भाई, ये वो विधि है जो जेरोम ब्रूनर के विचारों के नजदीक भी मानी जाती है। जेरोम ब्रूनर, क्यों भाई? क्या कहा था जेरोम ब्रूनर ने? खोज के बारे में कुछ कहा था क्या भाई? क्या कहा था? स्कैफोल्डिंग क्या खोजना है क्या? तो ये तो वाइगोत्स्की ने भी कहा है, ये तो वाइगोत्स्की ने भी कहा है ये तो। और मतलब वाइगोत्स्की ने तो कहा है समाज के माध्यम से सीखता है, और जेरोम ब्रूनर ने क्या कहा? तो क्या उसने नहीं कहा था वाइगोत्स्की ने कि बालक सक्रिय रहकर सीखता है? यार भाई साहब, आप इतनी कॉन्फिडेंस से बोलते हो, इतने जबरदस्त कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास से बोलते हो कि सामने वाले का दिल हिल जाएगी। बोला मैं जो सोच रहा हूं वो सही है, या दोस्त बता रहा है जो पूरी तरह से सही है। जेरोम ब्रूनर की जब बात करें तो ऐसा मनोवैज्ञानिक है जिसने शायद सीखने के बारे में इतनी स्पष्ट बातें बताई है जो शायद किसी मनोवैज्ञानिक ने नहीं बताई। तो आपने कहा सर ऐसा क्या बता दिया उसने? तो सबसे पहली बात तो उसने ये बताई कि आप बच्चों को यदि सिखाना चाहते हो
तो आप बच्चों को विश्लेषण मत करवाइए। रिपीट कर रहा हूं, बच्चों को विश्लेषण मत करवाइए, आप बच्चों को अंतर्दर्शी चिंतन के माध्यम से सिखाइए। अब आप कहोगे सर विश्लेषण का मतलब क्या हुआ? विश्लेषण का मतलब होता है सोच विचार करके चिंतन करना। ये तो नहीं कहा उसने। उसने ये कहा कि अंतर्दर्शी चिंतन से सिखाइए। तो आप कहोगे सर अंतर्दर्शी चिंतन का मतलब क्या है? आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में जो अचानक से विचार उत्पन्न होते हैं, जिसको गेस्टाल्ट वादियों ने कहा था सूझ, उस अचानक से उठने वाले विचारों को इसने क्या कहा है? अंतर्दर्शी चिंतन। तो क्लास में यदि बच्चों को सिखाना चाहते हो तो आप बच्चों को ज्यादा सोचने विचारने का काम मत दो, उनको प्रेरित करो कि आपके दिमाग में जो अचानक से विचार आ रहे हैं, उन अचानक से आने वाले विचारों को उत्पन्न करिए, प्रकट करिए, क्योंकि सूझ हमेशा अचानक से उत्पन्न होती है। पहला जवाब है। दूसरा जवाब उसने कहा कि भाई यदि आप टीचर हो, बच्चों को सिखाना वाकई चाहते हो, तो आपको सबसे पहले विषय की संरचना बच्चे को सिखानी चाहिए। अब आपको सर विषय की संरचना का मतलब क्या है? विषय की संरचना का मतलब होता है विषय की प्रकृति। जब तक बच्चे को विषय की प्रकृति समझ में नहीं आएगी, बच्चा कभी सीख नहीं सकता। आपने कहा सर उदाहरण, तो आप बच्चों को गणित सिखाना चाह रहे हो, तो गणित में जब तक बच्चा तार्किकता नहीं सीखेगा, बच्चा गणित को नहीं सीखेगा, क्योंकि गणित की प्रकृति कैसी होती है? तार्किक होती है। आपने कहा सर विज्ञान के बारे में बताओ, जब तक एक बच्चा प्रयोग करना नहीं सीखेगा, तब तक बच्चा कभी विज्ञान को नहीं सीख सकता। सामाजिक अध्ययन का, तो जब तक एक बच्चा सामाजिकता को नहीं समझेगा, वो सामाजिक अध्ययन विषय कभी नहीं समझ सकता। तो बच्चों को पढ़ाने से पहले उस विषय की प्रकृति बच्चों को समझाइए। थर्ड वो कह रहा है विषय की संबद्धता, और विषय की संबद्धता का मतलब है कि आप बच्चों को जो भी पढ़ाओगे वो बच्चे के जीवन के साथ जोड़कर पढ़ाइए। फिर उसने कहा कि सिखाने का बेस्ट जो तरीका होगा वो रहेगा अन्वेषण, क्योंकि बच्चा सबसे ज्यादा अपनी लाइफ में अन्वेषण और आगमन के द्वारा सीखता है। और दोस्त, इन सब बातों को मिलाकर उस व्यक्ति ने वो जवाब दे दिया, वो बात कह दी जिसका जवाब अभी तक आरपीएससी वाले ठीक से नहीं ढूंढ पाए। उसका कोटेशन था, आयु के किसी भी मोड़ पर, आयु के किसी भी पड़ाव पर बच्चों को कुछ भी सिखाया जा सकता है। इन तमाम बातों के आधार पर कहा था उसने कि आयु एज के किसी भी मोड़ पड़ाव पर बच्चों को कुछ भी सिखाया जा सकता है। लगातार 2 पेपरों में आरपीएससी ने पूछा था इसको, और गधों ने लगातार दोनों बार जवाब अलग माने थे उन्होंने, क्योंकि जवाब था इसका जेरोम ब्रूनर। पहले वाले में तो जेरोम ब्रूनर दिया ही नहीं, प्रश्न दे दिया, अरस्तु, प्लेटो ये सब लिख रखे थे। दूसरी बार भूल सुधारी और दूसरी बार में जवाब क्या दिया था? जेरोम ब्रूनर। तो बेस्ट लर्निंग का तरीका कौन सा बताया इसने? खोज को माना है। और इस विधि में हम किस पर बात करते हैं? खोज पर ही बात करते हैं। क्लास कब तक है? तो 8:50 तक है ना? 8 बजे तक है। पहला लिखिएगा और लिखिएगा साहब, पहला पॉइंट है मैंने पकड़ाई कब था आपको? फर्स्ट लिखिएगा, यह विधि, तभी तो मना कर रहा हूं मत जाओ बाहर, भीग जाओगे। बोर हो गए? मैडम तो कह रही है अभी।
लिखवाऊं? लिखवाऊं? यह विधि बालक केंद्रित विधि है जिसकी प्रकृति वैज्ञानिक मानी जाती है। जिसकी प्रकृति वैज्ञानिक मानी जाती है। जिसकी प्रकृति वैज्ञानिक होती है, पहला जवाब है। दूसरा जवाब हमने लिखा है इस विधि में बालक की भूमिका, ये लाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट है तो आप इंपॉर्टेंट जरूर लिख देना इसके साथ में। इस विधि में बालक की भूमिका अन्वेषक करता आप चाहो तो अन्वेषण करता भी लिख सकते हो, हाँ खोज करता भी लिख सकते हो, और अनुसंधान करता भी लिख सकते हो। खोज करता भी लिखा है मैंने कि होती है, तथा बालक, देखो भाई अन्वेषक करता भी लिख दिया है, अनुसंधान करता भी लिख दिया है, खोज करता भी लिख दिया है कि होती है, तथा शिक्षक, मार्गदर्शक, सहयोगी के रूप में होता है। तो शिक्षक, मार्गदर्शक, सहयोगी के रूप में होता है, ये हमने जवाब लिखा है। बस दोस्त इतना सारे के मेरे जो साथी बैठे इतना ध्यान रख लेना, विज्ञान विधि की बेस्ट विधियों में से एक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बेस्ट विधि है, ये क्योंकि प्रयोगशाला बाकी है तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि बेस्ट विधि है, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि बेस्ट विधियों में से एक है। तो हमने नेक्स्ट लाइन में लिखा है साहब, और उसमें लिखा आपने यह है विज्ञान शिक्षण की, यह विज्ञान शिक्षण की उच्च कक्षाओं के लिए, उच्च कक्षाओं के लिए श्रेष्ठतम विधियों में से एक है। दोस्त जो बीच में प्लीज बातें कर रहे हैं आप थोड़ी देर रुक ही जाइए यार, अभी मान जा भाई बंटी। श्रेष्ठतम विधियों में से एक है, यह हमने जवाब लिखा है। अगला जवाब हमने लिखा है और उसमें लिखा है साहब, यह विधि बालकों की मानसिक शक्तियों के विकास, यह विधि बालकों की मानसिक शक्तियों के विकास की, यह विधि बालकों की मानसिक शक्तियों के विकास। अब हमने यहां पर ब्रैकेट में नाम लिख दिए 3-4 उदाहरण के लिए, जैसे निरीक्षण हो गया है, निरीक्षण के साथ में हमने लिख दिया है परीक्षण, सत्यापन,
ये जवाब दिया है विश्लेषण। तो यह विधि बालकों की मानसिक शक्तियों के विकास की उपयोगी विधि है। अगला जवाब रहेगा यह विधि बालकों में वैज्ञानिक अभिवृत्ति यह विधि बालकों में वैज्ञानिक अभिवृत्ति, और अभिवृत्ति हमने कहा है दृष्टिकोण को कहा है, नजरिए को कहा है। तो यह विधि बालकों में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करती है। नेक्स्ट लिखा है साहब, विधि बालकों में अनुसंधान के साथ में हमने लिखा है धैर्य, अनुशासन, अवधान। भाई कुछ साथी बात कर रहे हैं, 2-4 मिनट रुक जाइए यार। अनुसंधान हो गया है, धैर्य हो गया है, अनुशासन हो गया, अवधान हो गया है, कल्पना, जैसे गुणों का भी विकास करती है। जैसे गुणों का भी विकास करती है, लास्ट पॉइंट है इसमें। और वो लिखेंगे साहब, यह विधि बालकों के व्यावसायिक गुणों, या यह विधि बालकों में व्यावसायिक गुणों के विकास में भी सहायक होती है। व्यवसायिक गुण का मतलब सीधा सा मतलब होता है भाई रोजगार दिलाती है, ये रोजगार के क्षेत्र में व्यक्ति को सफल बनाती है। अगली लाइन में लिखिएगा विधि के अवगुण। जाओ जी लो अपनी अपनी जिंदगियां। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वो आगे